पूछेंगे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम में 2-3 अहम इश्यूज हैं जिनके हवाले से डिस्कस करेंगे। एक तो आज की सबसे बड़ी खबर ये आई कि वफाकी हुकूमत इस बात पे सोच रही है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, मौजूदा सदर आरिफ अलवी, इस वक्त जो मौजूदा गवर्नर पंजाब हैं उमर सरफराज चीमा और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली साबिक कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। अब आर्टिकल 6 की जो कार्रवाई है वो फेडरल गवर्नमेंट ही इनिशिएट करती है और इसमें फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत सोच रही है बजरिया वजारत कानून और वजारत दाखिला के इन 4 शख्सियात के खिलाफ इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा, इनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई किस तरह से की जाए और रेफरेंस किस तरह का भिजवाया जाए और किस वक्त भिजवाया जाए। लेकिन वफाकी हुकूमत का बजाते खुद ये सोचना भी एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल 6 की कार्रवाई पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक साबिक डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ इनिशिएट हुई थी। तो क्या उसके बाद इमरान खान एंड कंपनी ये दूसरे लोग होंगे, दूसरी एक और लोगों का गिरोह होगा कि जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकेगी और सिविलियन सियासतदानों में से ये पहले लोग होंगे जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है। अब एक बुनियादी सवाल तो ये है कि क्या आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने के लिए वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार नहीं करना चाहिए, ताकि उसमें वाज़ेह हो जाए कि आइन शिकनी 10 अप्रैल को हुई थी कि नहीं हुई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्या फेडरल गवर्नमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत मुस्लिम लीग नून इमरान खान के खिलाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकेगी? क्या ये मुमकिन हो सकेगा? ये भी दूसरा एक और अहम सवाल है। इसके अलावा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आज बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात, वो अगले साल के आखिर में होंगे, यानी कि जो मखलूत हुकूमत है उसका प्लान वाज़े अब लग रहा है कि वो पार्लियामान की मुद्दत 2023 तक पूरी करवाना चाहती है, जबकि इमरान खान मुसलसल प्रेशर डाल रहे हैं कि जी फौरन इलेक्शन करवाएं। और आज उनका इजलास भी था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जहां पे उन्होंने फैसला किया कि मिलियन मार्च करना है टूवर्ड्स इस्लामाबाद, 20 लाख लोग लेके आने हैं। इमरान खान का ये इरादा है। क्या 20 लाख लोग इस्लामाबाद लाए जा सकते हैं? एक ऐसा शहर जिसकी अपनी आबादी ही कमोबेश प्लस माइनस 10 लाख की है, और इमरान खान कह रहे हैं कि जी मई के एंड तक इलेक्शन अनाउंस कर दें। तो क्या इतना प्रेशर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान हुकूमत पर डाल सकती है कि इलेक्शन अनाउंस करने की नौबत आ जाए मई के आखिर तक? ये बड़ा अहम सवाल है। और एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट इन अ न्यू प्रेसिडेंट या इन अ मेजर ब्लो टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फराह खान गोगी, जो कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया हैं, बुशरा बीबी उनकी इंतहाई करीबी दोस्त हैं, करीबी साथी है, बनी गाला में रहती रहीं। उनके खिलाफ नैब ने कार्रवाई इनिशिएट कर दी है और नैब कहता है कि जी नामालूम ज़राए आमदन है फराह खान गोगी के और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात हैं और मुख्तलिफ कारोबार हैं जिनका कोई ट्रेस नहीं है, बहुत से बैंक अकाउंट्स हैं जिनका कोई ट्रेस नहीं है और जो पिछले 3 सालों में एकदम से जनरेट हुए हैं और पिछले 3 सालों में 847 मिलियन रुपीज फराह खान गोगी के पास आए हैं जिनका कोई ट्रेस नहीं है। तो ये यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ एहतसाब की कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है। क्या ये वाकई मेरिट बेस्ड अकाउंटेबिलिटी होगी या जिस तरह हमने पिछले अदवार में देखा है या इमरान खान के दौर में देखा है कि सियासी इंतकाम की बुनियाद पे अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केसेस होते रहे? तो ये चंद एक मोटे मोटे बड़े बड़े चीदा इशूज हैं जिन पे आज हम बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ इशूज हैं, उन पे प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कशन होती रहेगी। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बड़े काबिल एहतराम, बहुत जबरदस्त पैनल ऑफ गेस्ट। मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा जनाब दानियाल अजीज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा रुबीना खालिद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आमिर गौरी साहब। दानियाल अजीज साहब, आप लोग आर्टिकल 6 की कार्रवाई कर सकते हैं इमरान खान एंड कंपनी के खिलाफ? इमरान खान, सदर आरिफ अलवी जो कि मौजूदा हैं, कासिम सूरी साबिक डिप्टी स्पीकर, मौजूदा गवर्नर पंजाब उमर जी।
جی جب آپ آئین کی نفی کریں یا آئین کی خلاف ورزی کریں اور ڈیسٹیبلائزیشن کا آپ کا ارادہ ہو اور اس طرح کے جو آپ سن رہے ہیں دھمکی انگیز پاکستان کی جو اداروں کے خلاف، چاہے وہ جو زبان الیکشن کمیشن کے خلاف ہو رہی ہے، چاہے جو پارلیمنٹ کے خلاف کیا جا رہا ہے، چاہے جو خود وہ معافیاں مانگ رہے ہیں جو انہوں نے جوڈیشری کے خلاف مختلف قسم کے اقدامات اٹھائے جب وہ وزیر اعظم تھے اور گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی، تو اس میں پھر ظاہری بات ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کیس میڈ آؤٹ ہے اور اس کے خد و خال جو ہیں وہ سیدھے کرنے کی بات ہے، اور یہاں تک کہ آخرکار جوڈیشری کو جس دن ان کا جوڈیشری کا آرڈر ماننے سے انکار کر دیا تو پھر یہ ان کے لیے یہ بہتر ہوتا کہ وہ رات کو نہ بیٹھتی تو صبح وہ کنٹمپٹ میں ان کو گرفتار کر کے لے جاتے، یہ بہتر رہتا ان کے لیے۔ تو میرے خیال سے ان کو اب سمجھ جانا چاہیے۔ ان کا سوال تو ویلڈ ہے کہ رات کو 12 بجے کیوں عدالتیں کھلی؟ اس لیے کیونکہ 12 بجے تک ان کے آرڈر کا ٹائم تھا تو انہوں نے نہیں اس پہ لیکن عمل رات کے کیا۔ 12 بجے تو عدالت شاز و نادر ہی کھلتی ہے نا، اس سے پہلے ارتقاء چودھری کی عدالت کھلتی جب ایمرجنسی کا نفاذ ہو رہا تھا۔ جی آپ نے دیکھا ہے بہت دفعہ، اور عدالت نے خود ہی اس کا بیان دیا ہے کہ عدالتیں 24 گھنٹے حاضر ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہے کہ حنیف عباسی جیسے ایک سیاسی ورکر کو جو کہ ایم این اے کا الیکشن لڑتا تھا، اس کے رات کے 11 بجے عدالت کھل کے اس کا فیصلہ سنایا گیا۔ تو یہ تو پی ٹی آئی کو پتہ ہونا چاہیے سارے معاملات۔ جی ہاں جی بالکل، ان کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آرٹیکل 6 کی کاروائی کر سکیں گے آپ لوگ عمران؟ آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کر سکے جی گی؟ میرے خیال میں دیکھیں عدالت بار بار آرڈر کر رہی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے بڑے واضح آرڈر کر دیا ہے، انہوں نے ڈیڈ لائن بھی دے دی آج رات 12 بجے تک کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، وہ پھر ہیلے بہانے سے کام لے رہے ہیں۔ بیسکلی یہ ان کی کوشش ہے۔ کہتے ہیں پنجاب میں آئینی بحران ہی کوئی نہیں ہے، پنجاب میں تو چیف منسٹر ہیں عثمان نہیں، یہ اگر چیف منسٹر بحران کوئی نہیں ہے تو پھر آپ دیکھیں جس قسم کی غنڈہ گردی اسمبلی میں ہو رہی ہے اور جس قسم کی آرڈرز ہائی کورٹ دے رہی ہے اس میں صاف واضح ہو جانا چاہیے۔ لیکن اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ وہ ہے جو کہتے تھے کہ جناب آپ سول نافرمانی کریں، جو کہ ایک سامراج کے خلاف مطلب جنگ تھی اس خطے میں، اور پھر بجلی کے بل جلا دیں، اپنا ٹیکس نہ دیں، اور اس طرح کی جو ہے نا اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف جو ہے، اور الٹ اس کے جو ہے نا جب وہ اپنی رام کہانی سناتے ہیں، ایک ہی تقریر آتی ہے ان کو، پچھلے 15 سال تو ہو گئے مجھے سنتے ہیں وہی تقریر، وہ شروع ہوتی ہے کرکٹ سے، تھوڑی سی بیچ میں مدینہ بتاتے ہیں، ایک دو آیتیں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ آئیں میرے ساتھ آپ چل کے آگے تو لڑائی کرتے ہیں۔ تو اس میں ان کی عادت ہے اور کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں یہ ایک زبان سے کہتے جانا کہ جناب ادارے مضبوط ہونے چاہیے، جب تک وہ آپ کے حق میں ہے تو مضبوط ہونے چاہیے، جس دن وہ آپ کی مرضی نہ کریں تو پھر آپ الیکشن کمیشن کی بھی لان تان کریں۔ یہ بھی تو کہتی ہے نا کہ آپ لوگ بھی تو ابھی حالیہ بہت زیادہ عرصہ تو نہیں گزرا، ابھی آپ لوگ بھی ماضی میں کیا کچھ کہتے رہے اداروں کے سربراہان کے بارے میں، سرونگ سربراہان کے بارے میں۔ جس وقت سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، ایک آرڈر دیا کہ ایک لفظ ریسیویبل کا جو کہ بلیکس لا ڈکشنری میں تھا ہی نہیں سرے سے، اس کی ڈیفینیشن کو کوٹ کرنے کی بولتے پر کیس چلایا پاناما کا، نکالا اقامہ میں، تو کیا وزیر اعظم صاحب گھر نہیں چلے گئے تھے؟ کیا وہ بیٹھے رہے تھے وہاں پر کہ میں نہیں مانتا کہ جی ہمیں ایک سیکنڈ کہ ہم انٹر کورٹ اپیل کریں گے کہ ہم نہیں جائیں گے جب تک سے ہماری مرضی نہیں ہوگی، ہم 20,000 لوگ اسلام آباد بلا لیتے، وہ چلے گئے 20 لاکھ چل جتنے بھی، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے سامنے مسئلے ہیں نا۔ نہیں لیکن انسٹیٹیوشن کی جہاں پر بات ہو رہی ہے تو پھر تو وہ آپ کے پارٹی کے جو قائد ہیں انہوں نے بھی جس قسم کی زبان استعمال کی، مریم نواز کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے، بٹ میرا سوال وہیں پہ برقرار ہے۔ ایک جنرل مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ابھی تک پینڈنگ ہے، عمران خان، سول سیاستدانوں کے خلاف بھی اب آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوگی، پھر تو کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کے؟ میں بتا رہا ہوں ابھی تک تو ہوا نہیں ہے، پہلی بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ ان کی آپ کی نظر میں ہونی چاہیے، ان کی حرکات اور ان کی کرتوت پہ مبنی ہے نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ کوئی انوکھا صورتحال نہیں ہے جو پاکستان میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہوتے ہوئے، مارشل لا آتے ہوئے دیکھی ہے ہم نے بہت، یہ کوئی نیا ہی اپنا طریقہ کار انہوں نے نکال لی، میں نہ مانوں کہ جی صدر صاحب بھی نہ مانے، وہ آخر ان کو تو تھوڑی سی میرے خیال میں ہوش آ گئی ہے تو وہ اپنے آئینی کردار ادا کرنا شروع ہو گئے، اور وہاں پر ابھی پرسوں جس گورنر کو انہوں نے نکالا ہے، ان کا اپنا جو ہے وہ ہی نہیں مان رہا تھا کہ یہ غلط میں نہیں کروں گا، اور ایک وہ ڈائی ہارڈ فول کو لے آئے جس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور وہ جو ان کے کہنے کے اوپر کیا چلے جا رہے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں۔ ٹھیک سینیٹر بینا خالد صاحبہ، آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان، عارف الوی، قاسم سوری، عمر سرفراز چیمہ، پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں وفاقی حکومت سوچ رہی ہے کہ سویلینز کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف آرٹیکل 6 ہونا چاہیے، آپ بھی فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، ہونا چاہیے سویلینز کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی؟
देखिए फरीदा, ये जिस नहज पे इस वक्त मुल्क खड़ा है, ये बहुत ही काबिले अफसोस और मैं इसके लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। और इसको इस सूरत हाल में धकेलने के लिए जो शख्स रिस्पॉन्सिबल है वो आज भी उसी तरह से गरूर में और तकब्बुर में जो है वो बातें कर रहा है, कभी क्या कह रहा है, कभी क्या कह रहा है। इस किस्म की सूरत हाल एक अनोखी सूरत हाल है जो कभी इस मुल्क में नहीं पहले पैदा हुई। देखिए, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जिससे आप एग्री नहीं करते, बहुत सारी हुकूमतों के खिलाफ ऐसे फैसले आए और गलत फैसले भी आए, तो लेकिन उन्होंने मनोअन उनको माना और जो है उसको, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी ने नहीं तस्लीम किया। यूसुफ रजा गिलानी ने सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कि आप लेटर लिखे, नहीं तस्लीम किया था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसमें उनको नाअहल करार दिया गया और वो नाअहल सर, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने जब नाअहल करार दे दिया, फिर आप क्या कह सकते हैं? देखिए, तो यहाँ भी तो फिर यही सूरत हाल पैदा हो रही है ना। देखिए, आप बार बार आप देखते हैं कि हर जलसे में ये पूछा जाता है कि मेरा क्या कसूर था कि रात के 12 बजे जो है ना अदालतें खोलेगी। अब आप सोचें, आप भी और हम सब, जो उस वो दिन था, वो एक बहुत कठिन दिन था पाकिस्तान की तारीख में। और सुबह 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पूरी कौम को इन्होंने जिस तरह से बेवकूफ बना के रखा हुआ था कि 10 मिनट बाद आता हूँ और 5 मिनट के बाद आता हूँ और अभी नमाज की ब्रेक हो गई है, अभी हम खाने के लिए जा रहे हैं। तो वो अदालतें जो हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम अदालत है, वो भी तो ये सब कुछ देख रहे थे या नहीं देख रहे थे? ये उनकी नजर से छुपा हुआ था ये जो कुछ हो रहा था वहाँ पार्लियामान के अंदर। तो वो एक्शन तो उन्होंने लेना था और बिल्कुल ठीक उन्होंने एक्शन लेना था। ये बचकाना सवाल क्यों पूछते हैं साबिक वजीर आजम साहब कि रात के 12 बजे मेरा क्या कसूर था? भाई, आपका कसूर ये था कि आपने आईन की पामाली की, आईन की जो शिकनी की, हर तरीके से आपने जो है कोशिश की कि इस मुल्क में अफरा तफरी फैले, इस मुल्क में जो है लेकिन सेनेटर साहिबा अभी सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला 10 अप्रैल वाले मामले का अभी आना बाकी है। तो वफाकी हुकूमत किस तरह से सोच सकती है, जब तक अभी ये तायुन नहीं हुआ कि आयन शिकनी 10 अप्रैल को हुई थी, वाकई नहीं हुई थी, किसके हाथों से हुई थी? आप सपोर्ट करती हैं इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6? अगर तो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स में भी ये चीज आती है तो व्हाई नॉट कि आइंदा ये रास्ता ही बंद हो जाए, आइंदा जो है इस किस्म की हरकतें करने की किसी की जरूरत ही ना हो। अभी लाहौर में और पंजाब में जो तमाशा लगा के बैठे हुए हैं ये लोग, तो ये तो जग हसाई हम अपनी करा रहे हैं पूरे। यानी कि आप सपोर्ट करती हैं इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई, आप सपोर्ट करती हैं? मैं उस हालत में सपोर्ट करूंगी जब यही सूरत हाल जो है वो परसिस्ट करेगी और ये लोग हटेंगे नहीं और मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेकर जाएंगे, तो जरूर होनी चाहिए। ठीक है, आमिर गौरी साहब, योर टेक ऑन दिस, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान, आरिफ अलवी, कासिम सूरी, उमर सरफराज चीमा, सिविलियंस के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है, होनी चाहिए, जस्टिफाइड है इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट जो सोच रही है? आपके सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं कि देखें इस वक्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सिविलियंस के खिलाफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आप भी वहां मौजूद थी जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर जो है ये सारा धमा चौकड़ी मची हुई थी। मेरा इसका जवाब इस वक्त ये है कि देखें ये जो हुकूमत नहीं बनी है ये कमजोर यूनिटी गवर्नमेंट है, इसके सामने चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, इनके पास वक्त बहुत कम है। अगर फर्स्ट या इन्होंने सोच पेश का जो काम है ये तो उस वक्त शुरू कर दिया था जिस वक्त फाइनल वोट नहीं हुआ था। इनके जो लीगल ईगल्स थे जिनके साथ हमारी वहां पे भी बात हो रही थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी, और उस वक्त भी आर्टिकल 6 की जो है वो आवाजें आनी शुरू हो गई थी उनके जो मतलब बड़े वकील हैं उनकी तरफ से। सवाल ये है कि सेंस जो है वो तो ये कहती है कि इस किस्म का जो लीगल काम है जो कि बहुत टीडियस हो सकता है, बहुत अरसा ले सकता है, उसके अंदर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आमतौर पर हमारे यहाँ हुकूमतें जो हैं वो बात सेंसलेस फैसले भी करती है। लेकिन इस फैसले के अंदर मुझे इस तरह लगता है कि सिर्फ जो है वो ये फैसला एक्शन लेना ये नहीं हो सकती है, इसलिए कि इमरान खान जो है वो जैसे ये कहते हैं कि मैं जो एक दोबारा मार्च करूंगा इस्लामाबाद के ऊपर। पिछली दफा का मार्च जो है वो शहबाज शरीफ के बड़े भाई के खिलाफ था, इस दफा शहबाज शरीफ के खिलाफ होगा। हो सकता है वो इस वक्त इसको किसी और तरह टैकल करना चाहते हो, उन्हें हो सकता है उन्हें बहुत सारे सबक सीखे हों। पिछली दफा जितने अरसे के लिए इनको बैठने दिया गया था कि यहाँ इस्लामाबाद जो है वो बिल्कुल एक तरह का बंद होकर रह गया था, तो हो सकता है ये एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो कि उनको बताया जाए कि भाईजान आपके जो मेन लोग हैं उनको उठा लिया जाएगा, क्योंकि देखें इनमें से 2 लोग जो हैं वो अभी ओहदों पे बरकरार हैं और 2 लोग जो हैं वो साबिक ओहदेदार हैं, वजीर आजम और डिप्टी स्पीकर। सवाल सिर्फ ये है
کہ کیا ابھی جو قانونی مشاورت ہے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو وقت آنے سے پہلے ڈسکس کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ حکومت نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے وکیل جو ہے ان کو یہ مشورہ دیں کہ جناب دیکھیں آپ کے پاس کتنا وقت ہے اور جتنے چیلنجز ہیں اس میں بہترین مشورہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ کام جو ہے وہ نہ کریں. ڈرانے کی حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر اس کو آپ کورٹس کے اندر لے کے جائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت ہے پریشر آپ پہ بڑھتا جائے گا الیکشن کرانے کا. صدر زرداری جو مرضی کہیں ہو سکتا ہے یہ کیس اتنی دیر میں ختم نہ ہو تو پھر ایک طرح کا آپ کے لیے جا گھسائی ہوگی. عامر خور صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ اتنا پریشر عمران خان بلڈ کر سکتے ہیں. 20 لاکھ لوگ, اسلام آباد کی اپنی آبادی 10 لاکھ پوری نہیں ہے تو یہاں پہ 20 لاکھ لوگ کہاں سے آ جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملین مارچ کامیاب ہو سکتا ہے اور کوئی پریشر پاکستان تحریک انصاف جو کہ واحد جماعت ہے, باقی ساری جماعتیں اس وقت ایگری نہیں کر رہے ہیں کہ فوری الیکشن کیا جائے, وہ کہہ رہے ہیں ٹائم, وی ول ٹیک ٹائم, وی ول ڈسکس, ہم ریفارمز کریں گے, اصلاحات کریں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان اتنا پریشر ڈال سکیں گے کہ یہ جو مخلوط گورنمنٹ ہے, یہ جو 12 13 14 15 جماعتیں ہیں, مجبور ہو جائیں الیکشن کروانے پہ؟ دیکھیں عمران خان کا یہ پرانا عامر خور صاحب آپ کے اسکائپ کنیکشن میں تھوڑا سا پرابلم ہے, اس کو ذرا ری ایڈجسٹ کر لیجئے. یہی سوال میں پٹ اپ کروں گی دانیال عزیز صاحب کے پاس. دانیال صاحب اتنا پریشر, 20 لاکھ لوگ عمران خان لے کے آ رہے ہیں, آپ لوگوں کو تو لازماً کروانے پڑ جائیں گے الیکشن. ان کی پرانی عادت ہے جی, یہ بہت بڑا پھکڑ تولتے ہیں اور پھر بار بار تولتے ہیں اور کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ سچ دکھنا لگے. یہ بلین ٹری سونامی ہم نے سنی, 10 کروڑ نوکریاں ہم نے سنی, 50 لاکھ گھر ہم نے سنے, اور یہ اس وقت جب کہ یہ کہتے تھے ہمیں کہ مجھے تو ڈالر کے ریٹ کا پتہ ہی نہیں, میں تو ٹی وی پہ دیکھتا ہوں. ماشاءاللہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہم آپ کی پورا پاکستان ایک معاشی بحران میں ہے, اور یہ آ کے تقریر کر رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان کہ جی ہم انڈے مرغی بانٹیں گے اور کٹا, اور ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس میں فرق کیا ہے, اور ایک عجیب باتیں وہ کر رہے تھے. مطلب بندہ سوچتا ہے کہ شاید ان کو کوئی مطلب پریشانی کا عالم میں بات کر رہے ہیں, کیا ہوا. تو یہ انہوں نے خود اپنی کیبنٹ میں کہا آج سے تقریباً سال قبل کہ اگر 6 ماہ کے اندر ہم نے اپنی کارکردگی بہتر نہ کی تو ہم فارغ ہو جائیں گے. یہ وہ کیبنٹ, ان کو اچھی طرح پتا ہے انہوں نے کیا کیا. ان کا مقصد یہ تھا کہ عوام کا فیصلہ ہے نا, یہ تو یہاں پہ ریجیم چینج ہوئی ہے, امریکی سازش سے وہ کہتے ہیں. نہیں, وہ سب فریب ہے, ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے. آپ ان کی بات میں تضاد دیکھیں نا ذرا. ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل انکوائری ہو جائے تو ہم اس کو مان لیں گے. تو فرض کریں جوڈیشل انکوائری ہوتی ہے اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ سازش نہیں ہوئی ہے, پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر تو کہہ دیا نا کہ مان لیں گے. نہیں, بالکل نہیں کہا. اس کی وجہ کیا ہے سنیں, وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے چیف کو نکالیں. اب الیکشن کمیشن کے چیف کو نکالنے کا صاف طریقہ قانون میں لکھا ہوا ہے. آپ ریفرنس لے کے جائیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, ان کے خلاف جو بھی آپ کے ایلیگیشنز ہیں ان کو سبسٹینشیٹ کریں اور ان کو آپ پروسیس کریں, نکال دیں. اب وہ جوڈیشری جو کہ ان کے جو سازش ہے وہ سننے کے لیے تیار ہیں, لیکن چیف الیکشن کمشنر کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی جوڈیشری کے پاس وہیں بننا ہے نا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم مانیں گے. یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے, اس میں ہم جلوس کریں گے, اس کو مار دھاڑ کریں گے, ہر دفتر کے آگے ہم جا کے ہلڑ بازی کریں گے, غنڈہ گردی کریں گے. آپ دیکھیں نا, تو یہ ان کے کال اور فیل میں بہت تضاد ہے. کوئی 20 لاکھ شاہ کچھ بھی نہیں ہونا یہاں پر, سب کو پتہ ہے کیا ہے. یہ نہیں لے کے آ سکیں گے, بالکل بھی نہیں جی, بالکل بھی نہیں. اور وہ جو ان کو شک ہے نا شاید کہ وہ پرانے والے یہ صاحب ہیں کہ وہ امپائر کی انگلی والے دنوں کے اور یہ وہ سارا کچھ, وہ بڑی جلدی نکل جائے گا ان کا. اچھا, یہ بڑی گہری بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل. یہ شک کیسے ختم ہو جائے گا؟ بالکل, یہ شک اس طرح ختم ہو جائے گا کہ اگر ان کو یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ تھانے توڑ سکیں گے اور ان کو کوئی نہیں پوچھے گا, کہ یہ آ کے ایس پیوں کے بازو توڑ دیں گے, ٹانگیں توڑ دیں گے اور ان کو کوئی نہیں پوچھے گا, ان کے کیس ختم کر دیے جائیں گے, یا کہ پی ٹی وی کے اوپر حملہ کر کے ٹرانسمیشن بند کر دیں گے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ, تو ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, ان کو تھپکیاں دے کے کہا جائے گا آپ چلے جائیں, تو وہ ماحول ان کے لیے انتظار نہیں کر رہا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ میں ایک پنجاب پولیس بھی ہے. یہاں پنجاب پولیس کو بلوائیں گے؟ نہیں, پنجاب پولیس اچھا راستے میں سے لاہور سے آتے ہوئے ملین وہیں پر ہے نا جی, تو وہیں پہ روک لیں گے, آنے کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آئے تھے, جب یہ یہاں پر آئے تھے تو انہوں نے اپنے کپڑے ٹانگ دیے تھے سپریم کورٹ کے اوپر. جب انہوں نے عدالت نے فیصلہ سنایا کہ ہمیں راستہ دیا جائے کہ ہم اپنا کام کر سکیں, تو انہوں نے آ کے اپنے گندے کپڑے ٹانگ دیے تھے سپریم کورٹ کے بورڈ کے اوپر. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اب پاسبل نہیں ہونی. وہ سہولتیں جو ہیں نا ان کو مہیا نہیں ہونی. وہ سہولت, یہ بڑی گہری باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ ہلکی ہلکی باتیں لیکن بڑی گہری باتیں آپ کر جاتے ہیں. ان کے اپنے چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ نے کیا ابھی پرسوں کہ ان کو نیچے پاؤں رکھنے ہی نہیں دیا, ان کے ڈائپر ہی بدلتے رہے سارے, نہیں کیا انہوں نے, یاد ہے نا آپ کو کیا مطلب تھا اس کا. تو یہ خود کہتے ہیں ان کا اپنا پریزیڈنٹ جو ہے ہاشمی جو ہے اس نے آ کے ساری بات بتا دی.
जावेद हाशमी साहब। हाँ, उस वक्त जो इंकशाफात किए थे, तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आपके भी माजी के बारे में बातें करेंगे ना, वो जरूर जनरल करें। की बातें ले आते हैं, फिर जरूर करें। फिर वो कहते हैं कि उनको कोई अभी भी रोकता आप, पाता है? वो कह रहे हैं कि अभी भी आप किसी के कंधों पे सवार होके आए। नहीं तो अगर वो कहते हैं कि कंधों पे सवार होके हैं तो उसकी कानूनी कार्रवाई करें। गरीदा, ये कंधों से किसी के उतरेंगे तो कोई और सवार होगा नहीं, तो अभी तक समझते हैं कि हम कहीं कंधों पे सवार हैं। आप भी तो समझ जिन कंधों पे और असल में आपको वो कंधे- एक सेकंड जी, असल में मैं आपको बात बताऊं, असल में इनकी नीयत क्या है, इनकी सोच क्या है। इनका ख्याल ये है कि ये इन हरकतों की वजह से पाकिस्तान के आईनी अदारों को आपस में तसादम का शिकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा। इसलिए इन्होंने पेशावर वाले जलसे में उतरते हुए कहा अपनी तकरीर के दौरान कि जिन्होंने भी ये गलती की है उसकी दुरुस्तगी सुधार कर लें। लें। तो किसको कह रहे थे? किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे थे? आप बताएं ना। आपने मैं कहा। आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं मालूम कि वो Analyst किसको आप लोग कह हैं रहे ना, हैं। सारे किसको कह रहे नहीं, हैं? मैं तो यहाँ पे होस्ट हूँ, मैं तो तो सवाल अगर पूछ आप रही हूँ, एक आप सांस में बताएं। कह रही हैं कि वो कह रहे हैं कि आप उनके कंधों पे सवार होके आए हैं और वो उनको जानवर कह के खुद 3 दिन के बाद उसकी तरदीद कर रहे हैं कि मैंने उनको नहीं कहा कि वो जानवर हैं। इमरान खान साहब का याद है ठीक, ना आपको जी? ठीक। तो फिर आप मुझे बताएं, तो ये इनकी कोशिश है कि ये इलेक्शन कमीशन में, ये पार्लियामेंट में, ये जुडिशरी में, ये क्या था जो ये अब कहते हैं कि रेफरेंस हमने गलत भेजा काजी फैजी फैज़ा के खिलाफ। वो क्या था? उसने एक किस्म की पोलराइजेशन ही क्रिएट कर दी थी। तो इसी तरह से ये हर अदारे को, एक तरफ ये राम कहानी सुनाते हैं, इनका एक मंत्र है कि जी इदारों को मजबूत करें तो मुल्क मजबूत होगा। दूसरी तरफ सारे एक एक अदारे की ऐसी की तैसी फेर के रखती है इन्होंने, पार्लियामेंट की, जुडिशरी की, आर्मी की, तमाम ये ऑफिसर्स जो है, चाहे वो स्पीकर का ऑफिस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस है, जो गवर्नर का ऑफिस है, सब के सब। इलेक्शन कमीशन को आप देख लें, उसको निशाने की जद में ले आए। कल को ये FIA को ले आए हुए थे जद में। कहने का मकसद ये है कि भाई आप ये क्या तमाशा बनाया हुआ है। जब इनकी बारी आती है अदारे मजबूत करने के, तो जो चीफ था नैब का, उसको एक ऑर्डिनेंस पे कि जब तक नया नहीं लगेगा हम चला देंगे, चलें जाए जो मर्जी कर लें। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये एक अजीब भेड़ियों वाली शक्ल इन्होंने दिखाई है। इनसे ख्यालात इनके वोटरों के और सारों के कुछ और थे, निकले ये कुछ और। इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया। और मैं नहीं कह रहा, ये खुद इमरान खान का बयान है अपनी कैबिनेट में कि 6 महीने के अंदर कारकर्दगी ठीक ना की तो हम निकाले जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक का मुझे लेने का वक्त हुआ है। सेंटर बीना खालिद साहिबा कुछ कमेंट करना चाहती हैं। उसके बाद जिस तरह की पिक्चर पेंट की है दानियाल अजीज साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कतन राजी नहीं है किसी भी सॉल्यूशन पे एक्सेप्ट इलेक्शंस। तो आमिर खालिद साहब से पूछेंगे कि फेडरल गवर्नमेंट के पास स्ट्रेटजी क्या नजर आ रही है, या फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, तमाम मखलूत हुकूमत सिर्फ एग्जॉस्ट करना चाह रही है कि इमरान खान एग्जॉस्ट कर लें अपने तमाम ऑप्शन और वो उनको थका के मिलियन मार्च वगैरह में इसी तरह से आगे लेके चलेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दानियाल अजीज साहब, आमिर खालिद साहब और सेंटर रुबीना खालिद साहिबा। सेंटर साहिबा, आप कुछ कमेंट करना चाह रही थी? जी, मैं बिल्कुल यही दानियाल साहब की बात पे कि वो कह रहे थे कि इनकी ये कंधों वाली बात जो की, तो मैंने कहा ये तो अभी तक समझते हैं कि हम पता नहीं कहाँ किस दुनिया में बैठे हुए हैं। तो इन्होंने तो अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया कि हम जो है ना वो जमीन पे उतारे जा चुके हैं। ये अभी तक इनकी गलतफहमी है जो इनको है। और जहाँ ही 20 लाख लोगों की लाने की बात, तो 20 लाख लोग तो ये तब अपनी पीक पे जब थे, जब वो जो धरना था, जो हम सब ने आज तमाशा देखा, जो खाली कुर्सियों के ऊपर भी खिताब होते थे यहाँ पे, तो 20 लाख तो तब भी नहीं आए। देखिए गरीदा, ये चीज नहीं चलेगी। दे हैव टू एक्सेप्ट कि अब वो हुकूमत में नहीं है। और कोई तो उनका बुनियादी हक है ना, एहतजाज तो जमहूरी हक है ना, कैसे कह सकते हैं कि ना करें? एहतजाज जरूर, हमने कब कहा है कि एहतजाज ना करें, लेकिन एहतजाज करने के भी कोई तरीके होते हैं, कोई उसका एक तरीकेकार होता है। ये नहीं होता कि आपकी मर्जी का इलेक्शन कमिश्नर भी लग जाए, आपकी इलेक्शन मर्जी की अदालतें भी लग जाए, आपकी मर्जी के सारे इदारे बन जाए, तो फिर आप कहें कि फौरन इलेक्शन कराएं। देखें, ये मुराद रुबीना साहिबा आपकी पार्टी ने कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, मेरी बात कंप्लीट नहीं कर हुई। लीजिए। अगर आपको याद हो कि मुराद सईद साहब ने एक एग्जाम दिया था, 1 घंटे के अंदर 3 पेपर हल किए थे। उस तरह का सेटअप अगर ये चाहते हैं कि उस तरह का सेटअप हो के यहाँ पे इलेक्शन कराया जाए, तो उस तरह से तो नहीं हो सकता। और अगर ये जुडिशियल कमीशन की बात कर रहे हैं, जुडिशियल कमीशन मुझे बताएं गरीदा कहाँ से बनेगा? जुडिशियल कमीशन बनेगा इन्हीं हमारे जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं इसी कोर्ट के, तो उनके ऊपर तो ऐसे ही इन्होंने अदम एतमाद किया हुआ है। तो फिर कौन सा जुडिशियल कमीशन? वो जुडिशियल कमीशन के मेंबर ये कहीं PTI से लेंगे, क्या करेंगे उसके लिए? तो इनकी ये जो है ना कि मैं ना मानूं, जो मैं कहूं वो सही है, इस तरह से नहीं हो सकता। अब ये बौखलाहट के अंदर ये उल्टे सीधे तरीके, कल आपने जो वजीर आजम साहब की बातें सुनी, वो तो कम से कम मुझे ज़हनी तौर पे
जो एक स्टेबल आदमी होता है उसकी बातें मुझे नहीं लगी। साबिक तो वज़ीर ये आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म साहब की अभी भी आप चले, हमें इमरान भी खान को टाइम वज़ीर से- आज़म समझती हैं? नहीं, साबिक तो हमारे वज़ीर आज़म रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनकी बातें अगर आप कल वाली सुने तो आपको नहीं लगता कि ये शख्स जो है ये जहनी तौर पे स्टेबल है, और इस तरह की बातें जो कर रहा है उससे तो लगता है कि ही इज मेंटली अच्छा, डिस्टर्ब। मैं एक सवाल पुट अप कर लूं, फिर दानियाल सब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी इजाजत से एक सवाल। रुबीना खालिद साहिबा, आपकी पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया, कराची से चले इस्लामाबाद तक आए, इमरान खान की हुकूमत थी, किसी ने भी एक जगह पे नहीं रोका बशमुल पंजाब। अभी दानियाल साहब कह रहे हैं कि जी पता होना चाहिए रियासत मदीना में पंजाब पुलिस भी होती है, तो यानी कि आप लोग एक तरह से धमकी लगा रहे हैं, तड़ी लगा रहे हैं कि पंजाब से आगे नहीं आने देंगे। आप लोग तो खुद लॉन्ग मार्च कर चुके हैं, तो आप तो एग्री करेंगे ना कि जी लॉन्ग मार्च करने दिया जाए, मिलियन मार्च? नहीं, मेरी बात सुने गरीदा, हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है। लॉन्ग मार्च करें, बिलियन मार्च करें, ट्रिलियन मार्च करें, जो दिल चाहता है करें, बिलियन लेकिन मार्च ये करें। ना कहें कि जो है वो बदल दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हमें पसंद नहीं है, हमें फलाने की शक्ल पसंद नहीं है, ये बंदा जो है वो ठीक नहीं है, ये नहीं हो सकता। इनकी मर्जी से जो है ना इदारे नहीं चल सकते, वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, अपने सरबराहान का उनका एक तरीकाकार है, उनकी सिलेक्शन का वो होगा, इनकी मर्जी के वो, मैंने जैसे मुराद से एग्जाम की दी ना एग्जाम्पल, वो वाला सेटअप नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे वो एतराजात कर चुकी है, इसी सेटअप में इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत नहीं तो इन्होंने हल्का इंतखाबात होते बंदियां हैं तो क्यों नहीं बहुत की? कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। दानिया, इलेक्शन कमीशन ने जाकर बताया हमारी अदालत आलिया को कि हमने बहुत दफा इनसे कहा कि आप हल्का बंदियां करवाएं, लेकिन इन्होंने तवज्जो ही नहीं दी। उस वक्त लेकिन रुबीना साहिबा, वी वुड बी हेडिंग टुवर्ड्स अ कंट्रोवर्शियल इलेक्शन ना दानिया अजीज साहब? इसमें जी बड़ा, मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहता हूँ, मैं एक दिन सुन रहा था तो इनका एक नई इन्होंने बात पकड़ी है कि जी अगर आपके पास पर हैं तो आप उड़ते क्यों नहीं, चूटी की तरह रिंगते क्यों हैं। इनको अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ गई कि मेरे वो पर जिस पे मैं उड़ता था वो तो कट गए हैं, अब चूंटी की तरह रेंगना पड़ना और दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। वो एक लुमड़ियां थी ना, तो एक की दुम कट गई तो दूसरी सारी को इकट्ठा करके वो कहनी शुरू की, देखो मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ, आप लोग भी कटवा लें सारे। इनका ये हाल है बेचारे का। इसको इसलिए नहीं भेजा था लोगों ने इस्लामाबाद, इसने तो नया पाकिस्तान बनाना था, रियासत मदीना बनानी, उल्टा ये सारे माफिया के साथ मिल गया। एक एक चीज के ऊपर जहां जहां इसने खुद क्रिमिनल रिपोर्टें तैयार की, चाहे वो शुगर माफिया था, चाहे वो वीट स्कैंडल था, चाहे वो IPPs थे, उन सारों के साथ इसने बैठ के समझौता करके वो सारी की सारी बात मस्त कर दी। यहाँ तक कि जो रिंग रोड स्कैंडल था, तो मतलब उसके वो जाहिर बात है वो तो आने ही आने हैं जी, उसमें जरूरत क्या है। आप अभी देखें ये गोगी का जो आप खुद शुरू में कह रही थी, ये सारा रिंग रोड का स्कैंडल ये खुद मुस्तफीद हो रहा था। इन्होंने खुद जमीनें उसके ऊपर पहले खरीदनी थी और बाद में रोड वहां पर उसकी निशानदेही करके सारा कुछ करप्शन के सबूत हैं आप लोगों के पास। कहना ऑब्वियसली जी, कोर्ट ऑफ लॉ में आप लोग साबित भाई आपके सामने है, कोर्ट ऑफ लॉ में तोशाखाना केस चल रहा है, कोई चीचों की मलिया में तो नहीं बैठा हुआ वो, किधर चल रहा है? डॉक्यूमेंट्स आए ना नहीं, कोर्ट में चल रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त उसकी हियरिंग्स हो रही हैं। जी बिल्कुल। तो और इसका जो हेलीकॉप्टर केस है वो नैब में कब से रुका हुआ है, कब से पड़ा हुआ है वहां पर, आपको पता है ना कितने साल हो गए। तो सारा कुछ मौजूद है कि इस दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ ना, ये जो कहता है कि मेरी जान भी चले जाए तो कुछ नहीं है, ये जितना सैंडो खान है वो हमें सारा पता है। इधर जब लॉकडाउन किया था बेचारे छोटे छोटे बच्चे सड़कों के ऊपर पिट रहे थे और ये साहब डंड वहां निकाल रहे थे बनी गला में बैठ के, ये दो तीनों के साथ ऐसे ऐसे डंड निकाल रहे थे, भाई तुम बाहर निकलो, तुम इतने हीरो हो, तो वहां घर से तो तुम निकल नहीं सकते, इतने चूहे हो। अभी निकलेंगे ना, निकले लोग लेके मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं होना, आप याद रखना मेरी बात। इनमें उस दिन नहीं निकलना था, फिर इसने लॉकडाउन के दिन, उस दिन क्या हुआ था आपको याद है? इन्होंने कहा था कि पूरे मुल्क में हम लॉकडाउन करेंगे, हम बंद कर देंगे हर चीज जो है, और इधर अपने सारे सपोर्टरों बेचारों को कहीं कहां पर शादी घर में बेचारे छुपे हुए थे, कोई छुपे, और ये जो उनको बुलाया हो कि आया वेन्यू में जहां अपने एड्रेस करा, ये घर बैठे डंड निकाल रहे थे टीवी के ऊपर, लोगों को रोप डाल रहे थे। आमिर खौरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आमिर साहब, एक तो जो आप कहना चाह रहे हैं वो कमेंट कीजिएगा, दूसरा अगर इसी सेटअप में जिसमें इमरान खान साहब एतराज कर चुके हैं इलेक्शंस हो जाते हैं, चाहे इसी साल हो चाहे अगले साल हो, तो ये एक और मुतनाज़ा इलेक्शन की तरफ नहीं पाकिस्तान बढ़ रहा होगा फिर? देखिए गरीदा, इलेक्शन सारे मुतनाज़े होते हैं, लेकिन मैं बताऊं इस इमरान खान को जितनी गैर मामूली आजादी मिली है हर अदारे के खिलाफ जो कुछ करने की और जो इन्होंने सड़कों के ऊपर किया है, वो पाकिस्तान के और सियासतदान को नहीं मिला। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, देखें ये जो डिमांड्स है ना इमरान खान की, वो थोड़ी इलॉजिकल है। वो उनकी हुकूमत जो है बाकायदा एक आईनी तरीके से खत्म हुई है, पार्लियामेंट के अंदर खत्म हुई है, और पार्लियामेंट अगर एक सुप्रीम अदारा है तो उसका हर एक्शन जो है जिसके ऊपर सारे के सारे लोग जो हैं जो कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव थे, अगर उन्होंने फैसला लिया तो हर चीज जो है ना वो अदालत के पास नहीं जानी चाहिए। गौरी साहब वो मानता ही नहीं ना, PTI तो मानती नहीं है, वो कहती है रेजिम चेंज की साजिश है, मुदाखलत है ये।
गरीदा वो माने या ना माने, वो उनका अपना फेल है। अदारे जो हैं वो अपना काम करें। इस वजह से कि आहिस्ता आहिस्ता एक प्रेसिडेंट सेट हो रही है। इस शख्स का जो है ट्रैक रिकॉर्ड है कि ही लव्स एक्चुअली बीइंग ऑन द रोड। अगर फर्ज किया 2.5 करोड़ के शहर के अंदर से अगर आप 60-70 हजार 40 हजार लोग इकट्ठे कर लें, वो जलसा बहुत बड़ा लगता है। उसके बाद आप 2-3 दिन तक डिस्कस करते रहते हैं कितने लोग थे, कितने लोग नहीं थे। ये उस वक्त पता लगेगा। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स है, जिस वक्त आपको लिया भक्कर जाना पड़ेगा ना, जाम शोरो जाना पड़ेगा, मतलब सिब्बी जाना पड़ेगा, फिर पता लगेगा क्या होगा। इनकी जो जितनी भी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, ये कहना मैं 20 लाख लोग लेके आ जाऊंगा, और जिस तरह बिल्कुल रुबीना ठीक कह रही थी कि पिछली दफा जब ये पावर में थे, जब 2014 में निकले थे वहां से, उस वक्त इनके पास 40-50 हजार लोग नहीं थे इस्लामाबाद में। और अगर फर्ज किया ये यहाँ लेके आ जाएंगे इस शहर के अंदर, मतलब इसका एक पूरा निजाम है, निजाम से मुराद है खाने पीने का। पिछली दफा आपको याद होगा कि यहाँ तक डिस्कस हुआ था इनके सीनियर लीडरशिप से कि भाई जो लोग आगे बैठ गए हैं उनके पास टॉयलेट्स नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, उनके पास खाने का यहाँ पर इंतजाम नहीं किया हुआ आपने, उनको लेके आ गए, क्या करेंगे? ये चीजें जो है ना ये पुरानी हो गई हैं, वो मुझे धमकियां देनी है। असल में देखना सोचना ये इस हुकूमत को अपने लिए सोचना। और इमरान खान जो है वो अब उनके पास ना, तो जिस तरह दानियाल भी कह रहे थे कि देखिए उसके पास हर तरह का जो सपोर्ट सिस्टम है वो उन्होंने खुद तोड़ा है। उन्होंने उन अदारों को जो उनको लेके आए थे उनके साथ उनकी लड़ाई हुई है, उनके साथ जो उनकी कोर टीम थी उसके जो कोर लोग थे उनको उन्होंने अपनी पार्टी से निकाला है। और अब नेक्स्ट टाइम तो उनके पास ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा जब इलेक्शन जो है आप कह रही कॉन्ट्रोवर्शियल, इमरान खान को वो बंदे नहीं मिलने जिनको ये इलेक्टेबल सिलेक्टेबल्स कहते थे, जिनको ये टिकटें देंगे, ठीक है ना। तो उनको इस तरह लगता है कि उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो चूंकि अब थ्रेटेंड है, तो लिहाजा धमकियां दे के इस तरह से अभी, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट जो है यंग लोगों की वो बज़ाहिर उनके साथ थोड़ी सी लगती है, और उनके नंबर्स को इस्तेमाल करके वो ये कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और साथ साथ जो एक बहुत बड़ा तबका जो है उनको शायद ये जाके बता रहा है कि जनाब अभी भी आपकी सपोर्ट जो है उस अदारे में जिसका नाम लेने से हम सारे डरते हैं, उसके अंदर जो साबिक लोग हैं, जो भी हाजिर लोग हैं, वो समझते हैं कि ओहो अगर इन्हीं लोगों को वापस लाना था तो फिर इतना जबरदस्त तजर्बा क्यों किया गया, इस आदमी को बैठा रहने देते, 3.5 साल कर लिए थे, 1.5 साल बैठा रहता। वो डायनामिक्स ऐसी है जिनको हम डिस्कस नहीं कर सकते कि अगर ये 3 महीने और बढ़ जाते तो क्या करते। इसलिए कि उन्होंने जो नुकसान किया है इन अदारों का, यानी कि जो इनके साथ, यानी वो ना बात मानते हैं सुप्रीम कोर्ट की, ना वो बात मानते हैं पाकिस्तान की अफवाज की, ना वो बात मानते हैं पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी की, ना वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की, ठीक है ना। तो अगर ये सारी बातें नहीं माननी तो ये शख्स जो है ये ऐसी प्रेसिडेंट सेट कर रहा है जो मुझे लगता है कि एक जनरेशन के अंदर उनका नुकसान जो है वो रहेगा। लेकिन आमिर खौर साहब टॉकिंग अबाउट द पॉलिटिकल आउटकम्स एंड द पॉलिटिकल फोरसाइट, आप क्या देखते हैं कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, या आपको भी लगता है कि वफाकी हुकूमत की जो इस वक्त बज़ाहिर स्ट्रेटजी लग रही है कि इमरान खान को एग्जॉस्ट करने दे अपने सारे के सारे ऑप्शंस, सारे कार्ड्स को अपने खेल लें, मिलियन मार्च भी कर लें, धरना भी कर लें, देन व्हाट? आप समझते हैं कि इमरान खान एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी? एग्जॉस्ट ना हो लेकिन वो फ्रस्ट्रेट जरूर होंगे। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि इस हुकूमत के अंदर भी दोनों जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हाँ। उनके अंदर जो उनको दोनों को हेड कर रहे हैं, उनका ये इंटरेस्ट है कि ये हुकूमत जो है अपना पूरा टाइम जो इनको कॉन्स्टिट्यूशनली इनके पास है वो पूरा करें। इस वजह से कि जरदारी साहब की जो पॉलिटिकल गेम है, जिस तरह वो अपने जो उनके साथ एलाइज हैं उनके साथ जिस तरह वो चल रहे हैं, he will definitely try to basically appease his जो प्रेजेंस है इन पाकिस्तान के दूसरे सूबों में, बलूचिस्तान में, केपी के अंदर, हो सकता है पंजाब के अंदर भी। शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपनी कारकर्दगी दिखा के वो ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि देखें मुझे थोड़ा सा टाइम मिला था लेकिन मैंने फलां चीज ठीक कर दी। अगर 7 मई तक लोड शेडिंग पे काबू पा लेते हैं जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं कि जो 8-10 हजार मेगावाट वापस आएगा, तो उन दोनों का इंटरेस्ट तक तो वैसे ही छुट्टियां हैं। दानियाल साहब ये आपसे भी कमेंट चाहूंगी, मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन 1 to 7 तो वैसे भी छुट्टियां, ईद की छुट्टियां हैं। जो वो क्लेम कर रहे हैं कि अगर फर्ज किया वो उसके ऊपर काबू पा लेते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि जो 2 तरह की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थे, एक जगह तो ईंधन नहीं था, यानी अगर जो डीजल और गैस से चलने वाले प्लांट्स थे उनको ईंधन मिल जाएगा, और जहां जो खराबियां थी वो ठीक कर लेंगे। वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि मुझे जितना टाइम मिलेगा वो अपनी कारकर्दगी की बेस पे इतना इलेक्शन जो आप लड़ना चाहेंगे। जरदारी साहब जो हैं वो अपनी नई पॉलिटिकल अलायंसेस की वजह से उनको टाइम चाहिए, और उसके अंदर इन दोनों का इंटरेस्ट ये होगा कि इस शख्स को, ठीक है अगर ये सड़कों में फिरना चाहता है, लेकिन जैसे दानियाल कह रहे थे, इमरान का इंटरेस्ट मुझे इस तरह लगता है सिर्फ और सिर्फ ये है कि कहीं पर दंगा हो, कहीं लड़ाई हो, कहीं गोली चल जाए, और फिर मामला जो हैं वो उन्हीं के पास जाएं जो सारी हुकूमतें जो हैं उनको रैटल करते हैं, उनको निकालते हैं। Let's take a short quick break and then come back.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब दानियाल अजीज साहब, आमिर गौरी साहब और सेंट्रल रुबीना खालिद साहिबा। दानियाल अजीज साहब, टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है, सो जस्ट टू प्ले फ्रॉम देयर साइड, जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट, आप लोग भी ये समझते हैं कि इमरान खान को बिल्कुल एग्जॉस्ट कर लें, सारी ऑप्शंस वो अपने एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद आप लोग होंगे, इमरान खान का नामो निशान नहीं होगा, सियासत खत्म हो चुकी होगी? नहीं, बिल्कुल देखें, हम अगर रिस्पेक्ट करके उनकी एहतजाज के राइट को, वो ज़रूर एहतजाज करें, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उस एहतजाज के ज़रिए वो बदअमनी और पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान के निज़ाम को तबाही का बायस बनाएंगे, तो वो तो ज़ाहिर बात है कोई भी गवर्नमेंट टॉलरेट नहीं करेगी। तो वो जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके मुताबिक में जो पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं वो जरूर करें। पहले भी रेड जोन में इजाजत होगी, पहले भी आके इस्लामाबाद में 120 साहब आपने पहले गलती की थी उनको इजाजत देके, आई एम सॉरी। बहरहाल कहने का मकसद ये है जी, वो तो वक्त गुजर गया ना, वो कैसे इजाजत हुई और क्या हुआ, मैं काफ़ी उस पर तबसरा कर चुका हूँ इस प्रोग्राम में। कुछ चीज़ें पाकिस्तान की सियासी क़यादत के लिए एक बेबसी बन जाती है जब हालात एक खास नहज से आगे चले जाएं, तो उस वजह से आपने अभी देखा। तो कोई बेबसी नहीं होगी, अभी आप लोग इजाजत दे देंगे रेड जोन में अगर वो चौक में बैठने की इजाजत मांगते हैं? अगर आप गौर से मेरी बात सुन रहे थे, मैं आपको कह रहा हूँ कि उनकी स्ट्रेटजी ही ये है इमरान खान की कि किसी तरह से अदारों के अंदर किसी किस्म का तसादम पैदा करने में वो कामयाब हो जाए। आप प्लीज समझे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात को समझ चुकी हूँ, लेकिन जब मैं आपसे तफसील मांगती हूँ तो फिर आप नहीं, मैं आपको तफसील बताऊँ। उसके शवाहिद हमारे सामने हैं कि मुख्तलिफ जो मीटिंग्स हुई हैं अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, उनमें मुख्तलिफ किस्म की कैसरैयाँ जो हैं जन्म दे रही हैं और मुख्तलिफ किस्म के तोमतें जो हैं वो लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। यहाँ तक कि फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद प्रेस रिलीज के जरिए ये कहना पड़ा कि जो सोसाइटी और अदारों के दरमियान एक डिवाइड डालने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है पाकिस्तान में। वो भी एक मुकम्मल झूठ के बलबोते पे जो ये तमाशा लगाया जा रहा है। तो वो मैंने तो नहीं प्रेस स्टेटमेंट लिखी, आखिर कुछ है तो वो लिखी गई ना, आप समझ रहे हैं मेरे बात। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इमरान खान जो मर्जी करे जी, अब वो भागता फिरे जो मर्जी करे। इमरान खान इट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू, दैट मैटर्स, ही डजंट मैटर। उन्होंने जो करना था वो उन्होंने आके हमें दिखा दिया। उन्होंने कहा कि जी हम कट्टे और मुर्गियां बांटेंगे, डॉलर का मुझे पता नहीं, मैं तो टीवी पे देखता हूँ, और ये 12 मौसम और चाइना और ये जापान और जर्मनी के बॉर्डर के बारे में बातें जो बताई हैं हमारे कौम को, हमें अच्छी तरह याद है। और ये ऊपर से उसको एक लिबादा पहना के कि जी रियासत मदीना ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? समझता क्या है कि सारे बेवकूफ़ बन जाएंगे इनकी बातों में आके? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, और इसका वक्त आना ही था। ये खुद मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, आप वो निकालें जो सारी अखबारों की फ्रंट पेज की जीनत बनी कि कैबिनेट मीटिंग में जो प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि अगर हमारी कारकर्दगी ठीक ना हो हमें छुट्टी करा दी जाएगी। वो उस वक्त अमेरिका कह रहा था इसको कि ये बोले। वो डोनाल्ड डू ने आके इसकी कार में फूंक मारी थी कि तेरा काम खराब है। कैसे पता चला इसको? तो ये सारा ड्रामा रचाया हुआ है, खुदा सबको पता है। आप लोग तो ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि बिल्कुल जो है ना ये यहाँ है दीवार के ऊपर ये सारी चीज जो है ये सब ड्रामा है, और ये ड्रामेबाज है, बहुत बड़ा रंगबाज है। ये इसकी पुरानी आदत है। 35 पंक्चर किसने लाया? और इस तरह से ये कहानी बुनता है ना कि जनाब हर हफ्ते ये नया। अच्छा, ब्रिगेडियर साइमन आ गया बीच में, पहले 35 पंक्चर नजम सेठी के नाम से मुंसलिक थे, फिर एक ब्रिगेडियर साइमन ले आए बीच में कि जी उसकी टेप पकड़ी गई है, एक हफ्ता वो चलाया। उसके बाद बताया कि घोड़ा अस्पताल लाहौर में पीछे एक प्रेस है, वहां पर वोट पकड़े गए हैं, एक हफ्ता वो चलाया। इस तरह से जो है ना ये तय चढ़ाता है इन चीजों के ऊपर जो है ना, और बनाने की कोशिश करता है। आखिर में क्या हुआ? जुडिशरी ने जब इसके खिलाफ फैसला दिया तो 3-4 महीने बाद जलीलो ख्वार होकर भीगी बिल्ली की तरह खुद हामिद मीर के कान में कहना पड़ा कि यार वो मेरा सियासी स्टेटमेंट था, कोई 35 पंचर नहीं थे। वो सारी कौम को बेवकूफ बना रखा। समझते हैं कि अमेरिकी साजिश, अमेरिकी मुदाखलत का भी वही अंजाम होगा। ये ड्रामेबाज की आदत ये है, इसकी वारदात ये है, ये इसी वारदात का चैंपियन है। और आप समझते हैं कि चंद महीनों के बाद एग्जॉस्ट हो जाएंगे इमरान खान, इनके पास कोई सपोर्ट बाकी नहीं रहेगी। झूठ के बीबी पाँव नहीं होते, आप देख लेना। ये ऐसा लावा फटना है, दुनिया ने देखना है इसका तमाशा। किस तरह इसने पूरे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी तबाह कर दी, जैसे कि कोई एजेंडा के तहत आया होता है। सऊदी अरेबिया के साथ तबाही इसने मचाई, उन्होंने पैसे पहली दफा तारीख में वापस मांग लिए, आर्मी चीफ को वहां जाके मामला सुलझाना पड़ा। चीन के साथ इसने करप्शन के नारे लगा दिए आते साथ ही, और फिर उसी वजीर को साथ लेके गया जो कहता था कि सारे, और वो वजीर खुद उन ठेकों में से मुस्तफीद हो रहा था, उसको वहां लेके चीन सारा नाराज। वो बड़ी बरीक सोच वाली पुरानी रियासत है, वो कोई छोटे मोटे लोग थोड़ी है। तो वहां फिर आर्मी चीफ को जाना पड़ा मामला सुलझाने के लिए। ईरान जाके फकड़ तोल दिया कि जनाब सऊदी अरेबिया के साथ मैं आपकी सुलह का, ये मुंह और मसूर की दाल, जो उनसे पैसे मांगता
फिर रहा है वो वापस दे रहे हैं। ये मलेशिया में कह दिया कॉन्फ्रेंस बुलाएं, हम नया OIC बना रहे हैं, और खुद फिर उस कॉन्फ्रेंस पे भी नहीं जा सके। इसी तरह से किसी का जहाज लेके गए, वहां से पैदल वापस आए वजीर आजम की हालत में होते हुए कि जिन्हें हमने UN में बड़ा कमाल कर दिया। ये एक इसने फिर पूरे EU 54 कंट्रीज को, पूरे EU को जो है ना एक लान तान का तमाशा बना दिया जो है। उसके बाद फाइनली अमेरिका को पड़ गया। मेरा इसने कौन सा छोड़ा है हमारे लिए। और दूसरी तरफ जो हमारा दुश्मन मुल्क है कहता है जी मूडी अच्छा होगा कश्मीर के लिए, बड़ा कमाल हो जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान के इदारों के पीछे पड़ा हुआ है। इसको तो कहीं वो स्ट्रेट जैकेट पहना के कोई पैडेड कमरे में रखे, ये तो मेंटल केस है बेचारा। रुबीना खालिद साहिबा, आपसे लास्ट कमेंट आपका मैं लूंगी, और खासतौर पे इलेक्शंस के हवाले से मेरा बार बार वही सवाल है, इमरान खान इलेक्शन के मुतालबे से पीछे नहीं हट रहे और आप लोगों का कोई मूड नहीं लगता, आप लोग इसको बहुत टेक इट इजी फॉर्म में आप लोग चल रहे हैं, आप लोगों को कोई खतरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेख रशीद ने आज धमकी लगाई कि फिर तो बहुत खून खराबा हो जाएगा अगर आप लोगों ने 30 मई तक अनाउंस ना किया इलेक्शन। देखिए शेख रशीद साहब बेचारे, उनके पास अब है ही क्या सिवाय इन धमकियों के लगाने के, और वो तो पता नहीं कब से उनकी दिली ख्वाहिश है, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक के इस मुल्क की गलियों में खून बहे और खून खराबा हो, और इस ख्वाहिश का बरमला इज़हार वो काफी जगहों पे कर भी चुके हैं। असल में जो मसला है ना, असल में इमरान खान के पास अपने पिछले 3.5-4 साल की जो हुकूमत थी, और हमारी बदकिस्मती से खैबर को पुख्तनख्वा में तो 8 साल हो गए हैं, दिखाने को कुछ नहीं है। जो झूठे वादी किए थे, कारकर्दगी क्या है मुझे बताए ना गरीदा, 0.0 कारकर्दगी, और उस 0.0 कारकर्दगी को जो है ना इन्होंने बड़ी खूबसूरती से लिबादा पहना दिया। पता है इनकी तो मौजें लग गई हैं इनको कि इन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। नहीं तो साजिश तो इनके खिलाफ क्या होनी थी, पूरा पाकिस्तान सड़कों के ऊपर था। आप देखें ना, इससे 10 अप्रैल को तो हुकूमत का चेंज आया ना, उससे पहले आप देखें अनरेस्ट देखें, लोगों का सड़कों पे आना देखें, हर मकतबा फिक्र के लोग सड़कों पे थे, लोग इनसे नाला थे, लोग इनसे तंग थे, हर जगह वो खुद एडमिट कर रहे थे कि हमने जो प्रॉमिसेस किए थे उन्हें डिलीवर नहीं किए। लेकिन अगर बुरी कारकर्दगी होती इमरान खान की तो इस वक्त आप लोगों का बयानिया प्रिवेल कर रहा होता। ये हकीकत है कि इस वक्त इमरान खान का बयानिया प्रिवेल कर रहा है और आप लोगों का बयानिया, आपका नून लीग का बयानिया कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। हमारा बयानिया जरूर है, लेकिन इस वक्त वो सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे हैं। वो सिंपैथी कार्ड के ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि जो थोड़ी बहुत ही उनकी रह गई है इज्जत उसको किसी तरीके से बचा ले, लेकिन जब कारकर्दगी इलेक्शन आएगी तो कारकर्दगी भी सामने आएगी। सारी पार्टियां अपनी कारकर्दगी सामने रखेंगी। तो अभी करवा देना इलेक्शन, अगर इमरान खान की कारकर्दगी इतनी बुरी थी तो अभी करवा देना। भाई जब इलेक्शन कमीशन कह रहे, देखिए ये गरीदा, इलेक्शन कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो नहीं है कि एक बच्चा जिद कर रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है उधर बैठ के शॉपिंग मॉल में, तो जो उसके जो 90 डेज में इलेक्शन करवाना तो वैसे भी कमीशन की जिम्मेदारी है। 90 डेज तो उसकी आईनी जिम्मेदारी। इलेक्शन जो है अपनी तैयारी के बाद होंगे, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जिस तरीका कार है, रिफॉर्म्स होंगे, रिफॉर्म्स के बाद इलेक्शन होंगे। ये इनकी जो है ना, ये जो एड़ियां रगड़ने वाली जो रोने धोने की आदत है ना, ये स्पॉइल्ड ब्रैट वाली, वो इस दफा काम नहीं आएगी। इलेक्शन जो है इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं हो। ठीक है, आमिर खौरी साहब आपका लास्ट कमेंट प्लीज। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, इमरान खान के फेल होने के लिए जरूरी है कि ये जो कमजोर हुकूमत है ये कामयाब हो उन तमाम चीजों में जो इन्होंने वादे किए हैं। देखें, उनके वादे इमरान खान के साथ नहीं है, इनके वादे जो हैं और इन्हें जो डिलीवर करना है वो अवाम के लिए करना है। तो उसके लिए जो मुश्किलात हैं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो मतलब गुर्बत है, चाहे वो एनर्जी के इश्यूज हैं, चाहे कोई और इश्यूज हैं। सर महंगाई है ना, सबसे पहले फूड इन्फ्लेशन है, वो अभी तक कम नहीं हुई सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखें इनके चैलेंजेस बड़े हैं। अगर ये फर्ज किया उस काम को डिलीवर नहीं कर सकते तो फिर ये इमरान की जो मतलब जो भी उसकी कोशिश है सड़कों के ऊपर रहने की, इनसे लड़ने की, डिमांड करने की, उसको ये हवा देंगे। उसको फेल करने के लिए जरूरी है कि ये हुकूमत कामयाब हो। और मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो इसकी हुकूमत की जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी जो अपनी बनावट है उसके अंदर है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आमिर खौरी साहब, दानियाल अजीज साहब और सेंटर रुबीना खालिद साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिलूंगी प्रोग्राम में तो उस वक्त ईद होगी, लेकिन आज चूंकि 27वीं की मुबारक शब है, आप सबको बहुत बहुत 27वीं रमजानुल मुबारक हो। सबको दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह आई विल सी यू अगेन ऑन ईद। अल्लाह हाफिज।